ट्रैक 7A। इस ट्रैक में पन्ना नंबर 45 से पन्ना नंबर 51 तक इकाई 7 का रिकॉर्डिंग किया गया है। अब हम सुनते हैं भाग दूसरा, इतिहास, जिसमें इकाई 7 से इकाई 11 तक शामिल है। शुरुआत करते हैं। इकाई 7, प्रथम विश्व युद्ध। मुद्दा स्मरणीय बिंदु कुल मिलाकर 22 है। पहला, प्रथम विश्व युद्ध को 2 गुटों के बीच हुआ। एक गुट में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और तुर्की साम्राज्य थे, तो दूसरे गुट में ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका थे। 2. प्रथम विश्व युद्ध अगस्त 1914 से नवंबर 1978 तक चला। 3. ईस्वी सन 1871 में जर्मनी ने फ्रांस को युद्ध में हराकर अल्सास लॉरेन के खनिज प्रधान क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। 4. जर्मनी की बढ़ती हुई नौसैनिक ताकत ब्रिटेन के लिए चुनौती थी। 5. यूरोप में साम्राज्यवादी विस्तार के कारण देशों में तनाव बढ़ता जा रहा था। 6. देशों ने अपनी सुरक्षा के उद्देश्य से गुप्त संधियों द्वारा गुट बनाना आरंभ कर दिए। 7. ईस्वी सन 1882 में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगेरी और इटली के बीच त्रिराष्ट्र संधि हुई। 8. ब्रिटेन, रूस और फ्रांस ने मिलकर ईस्वी सन 1907 में त्रिराष्ट्रीय समझौता किया। 9. 28 जून 1914 को सर्बिया के एक युवक ने साराजेवो नामक जगह पर ऑस्ट्रिया के राजकुमार एवं उनकी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। 10. 28 जुलाई ईस्वी सन 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर आक्रमण कर दिया और प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हो गया। 11. सर्बिया की मदद के लिए रूस ने ऑस्ट्रिया पर हमला किया और फ्रांस ने भी रूस की मदद की। 12. जर्मनी ने रूस के विरुद्ध 1 अगस्त 1914 को, फ्रांस के विरुद्ध 3 अगस्त 1914 को युद्ध की घोषणा कर दी। 13. ब्रिटिश ने 4 अगस्त 1914 को जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। 14. 1917 में रूस युद्ध से अलग हो गया और इसी वर्ष अमेरिका इस युद्ध में शामिल हो गया। 15. 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम के साथ प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ। 16. इस युद्ध में लगभग 80 लाख सैनिक मारे गए और लगभग 2 करोड़ लोग घायल हुए। 17. इस युद्ध में पहली बार मशीन गन, टैंक, पनडुब्बी, विषैली गैस और विमानों का प्रयोग किया गया था। 18. प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी और उसके मित्र देशों की पराजय हुई। 19. अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने शांति स्थापना हेतु 14 सिद्धांतों का निर्धारण किया। इन्हें विल्सन के 14 सूत्रों के नाम से जाना जाता है। 20. जर्मनी के साथ वर्साई की संधि 28 जून 1919 को की गई। 21. राष्ट्रसंघ की स्थापना स्विट्जरलैंड के जेनेवा नगर में 10 जनवरी 1920 ईस्वी सन को की गई थी। और 22. राष्ट्रसंघ के निर्माण में अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन का महत्वपूर्ण योगदान था, किंतु अमेरिका ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता नहीं ली। मुद्दा पाठ्य पुस्तक के आंतरिक प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न पहला, युद्ध लोगों के जीवन को किस तरह अस्त व्यस्त कर सकता है? इस पर कक्षा में चर्चा कीजिए। उत्तर, युद्ध लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त कर देता है। जब युद्ध चल रहा होता है तो उससे केवल सैनिक ही प्रभावित नहीं होते, बल्कि पूरे देश पर प्रभाव पड़ता है। सैनिकों के मारे जाने से परिवारों पर संकट आ जाता है। परिणाम स्वरूप घर की महिलाओं पर परिवार चलाने की जिम्मेदारी आ जाती है। देश का पूरा ध्यान युद्ध पर होने के कारण सामान्य गतिविधियां प्रभावित हो जाती हैं। उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। युद्धरत देशों में विदेशी लोग
पूंजी निवेश करने से डरते हैं, अतः अन्य क्षेत्रों में रोजगार की कमी हो जाती है। देश में उत्पादन कम हो जाता है। प्रश्न तीसरा, अखबारों से पता करें कि आज कहां कहां युद्ध लड़े जा रहे हैं और उसका वहां के लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव है। उत्तर, 1. सीरिया। सीरिया में युद्ध की स्थिति के कारण यहाँ अस्थिरता का संकट चल रहा है। यहाँ कई यूरोपीय देशों के हस्तक्षेप के कारण हिंसक गतिविधियां चल रही हैं। इससे यहाँ के आम लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। दूसरा, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में काफी लंबे समय से तालिबानों ने सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ रखा था। विदेशी शक्तियों ने यहाँ हस्तक्षेप किया। अब यहाँ निर्वाचित सरकार है, लेकिन लंबे युद्ध के कारण यहाँ की अर्थव्यवस्था कमजोर हो चुकी है। और तीसरा, मिस्र। मिस्र के आंतरिक अस्थिरता के कारण युद्ध की स्थिति बनी हुई है। इससे यहाँ के लोगों का आम जीवन प्रभावित हुआ है। इसके अलावा IS यानी इस्लामिक स्टेट्स और ISIS जैसे अतिवादी संगठनों ने कई देशों में अघोषित युद्ध छेड़ रखा है, जिससे खाड़ी देश, यूरोपीय देश एवं विश्व के अन्य सभी देश प्रभावित है। प्रश्न तीसरा, तालिका को सुनकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तालिका, इसमें कुल मिलाकर 5 कॉलम्स हैं। पहले कॉलम में देश है, दूसरे कॉलम में सैनिकों की संख्या, तीसरा कॉलम मरने वालों की संख्या, चौथा कॉलम घायलों की संख्या और 5वें कॉलम में बंदी बनाए गए या लापता लोगों की संख्या दी गई है। सबसे पहले देखते हैं देश, ऑस्ट्रिया। सैनिकों की संख्या 78 लाख, मरने वालों की संख्या 12 लाख, घायलों की संख्या 36,20,000 और बनाए गए या लापता लोगों की संख्या 22 लाख। दूसरा देश, ब्रिटेन। सैनिकों की संख्या 79,04,467, मरने वालों की संख्या 9,08,371, घायलों की संख्या 20,90,212 और बंदी बनाए गए या लापता लोगों की संख्या 1,91,652। तीसरा देश, फ्रांस। सैनिकों की संख्या 84,10,000, मरने वालों की संख्या 13,57,800, घायलों की संख्या 42,66,000, जबकि बंदी बनाए गए या लापता लोगों की संख्या 5,37,000। 4. जर्मनी देश। सैनिकों की संख्या 1,10,00,000, मरने वालों की संख्या 17,37,000, घायलों की संख्या 42,16,058 और बंदी बनाए गए या लापता लोगों की संख्या 11,52,800। 5वां देश, इटली। सैनिकों की संख्या 56,15,000, मरने वालों की संख्या 6,50,000, घायलों की संख्या 9,47,000, जबकि बंदी बनाए गए या लापता लोगों की संख्या 6 लाख। 6. देश, रूस। सैनिकों की संख्या 1,20,00,000, मरने वालों की संख्या 17 लाख, घायलों की संख्या 49,50,000 और बंदी बनाए गए या लापता लोगों की संख्या 25 लाख। 7वां देश, तुर्की। सैनिकों की संख्या 28,50,000, मरने वालों की संख्या 3,25,000, घायलों की संख्या 4 लाख और बंदी बनाए गए या लापता लोगों की संख्या 2,50,000। और 8वां देश है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। इसमें सैनिकों की संख्या 43,55,000, मरने वालों की संख्या
1,26,000, घायलों की संख्या 2,34,300, जबकि बंदी बनाए गए या लापता लोगों की संख्या 4,500। 1. सबसे अधिक किस देश के लोग मारे गए? उत्तर, सबसे अधिक यानी 17,37,000 लोग जर्मनी के मारे गए। 2. सबसे कम क्षति किस देश के लोगों को हुई? उत्तर, सबसे कम क्षति अमेरिका के लोगों को हुई। 3. भारत के भी हजारों सैनिक इस युद्ध में मारे गए, उनकी गिनती किस देश के आंकड़ों में छिपी हुई है? उत्तर, भारत के मारे गए सैनिकों की गिनती ब्रिटेन के आंकड़ों में छुपी हुई है, क्योंकि भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था, अतः भारतीय सैनिक ब्रिटेन की तरफ से लड़ रहे थे। 4. युद्ध में जो सैनिक बंदी बनाए जाते हैं उनके साथ क्या होता होगा? जो लोग युद्ध में अपाहिज हो जाते हैं उनकी जिंदगी कैसे कटती होगी? उत्तर, युद्ध में बंदी बनाए गए सैनिकों को बंदी गृह में रखा जाता था। उन्हें तरह तरह की यातनाएं भी दी जाती थी। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत युद्ध बंदियों के साथ अमानवीय व्यवहार नहीं किया जा सकता है, पर सामान्यतः इन नियमों की अनदेखी कर दी जाती है। युद्ध में हुए अपाहिज सैनिकों का जीवन कष्टमय होता है। सामान्यतः युद्ध में अपाहिज हुए सैनिकों को आजीवन व्यय संबंधित देश की सरकार देती है। और 5. जिन परिवारों के युवा पुरुष मारे जाते हैं उनका गुजारा कैसे होता होगा? उत्तर, जिन परिवारों के युवा पुरुष मारे जाते हैं उन परिवारों की जिम्मेदारी बुजुर्गों और महिलाओं पर आ जाती है। ऐसे में महिलाओं को घर से बाहर निकलकर आजीविका के लिए कार्य करना पड़ता है और परिवार चलाने की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। प्रश्न 4. किसी देश के औद्योगिकरण के लिए नौसेना का क्या महत्व रहा होगा? कक्षा में चर्चा करें। उत्तर, औपनिवेशिक काल में औद्योगिकरण के लिए एक शक्तिशाली नौसेना का होना आवश्यक था, क्योंकि औद्योगिकरण हेतु कच्चे माल और बाजारों हेतु समुद्री रास्तों पर नियंत्रण आवश्यक था, और यह शक्तिशाली नौसेना से ही संभव था कि विभिन्न मार्गों से कच्चा माल लाया जा सके और तैयार माल बाहर के बाजारों में भेजा जा सके। प्रश्न 5. अगर खनिज संपन्न क्षेत्र पर कोई पड़ोसी देश नियंत्रण करना चाहे तो उसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं? उनमें से कौन सा तरीका दोनों देश के लिए स्वीकार्य होगा? उत्तर, खनिज संपन्न क्षेत्र पर पड़ोसी देश नियंत्रण करना चाहे तो उसके लिए निम्नलिखित 4 तरीके हैं। पहला, सैनिक शक्ति द्वारा खनिज संपन्न क्षेत्र पर अधिकार कर लेना। दूसरा, खनिज संपन्न देश को अपना उपनिवेश बनाकर। तीसरा, खनिज संपन्न देश क्षेत्र वाले देश से समझौता कर उसे कच्चे माल की उचित कीमत देकर खनिज खरीदना। और चौथा, आपसी समझौते के द्वारा खनिज प्राप्त करना और उसके बदले में उसे तैयार माल देना। इनमें से तीसरा और चौथा तरीका यानी खनिज संपन्न क्षेत्र वाले देश से समझौता कर उसे कच्चे माल की उचित कीमत देकर खनिज खरीदना और आपसी समझौते के द्वारा खनिज प्राप्त करना और उसके बदले में उसे तैयार माल देना, यह 2 तरीके दोनों देश के लिए स्वीकार्य होंगे। प्रश्न 6. क्या आपको लगता है कि हर नया देश जो औद्योगिकरण करना चाहता है उसे दूसरे देशों से टक्कर लेना जरूरी है? क्या इसके और तरीके हो सकते हैं? उत्तर, नहीं, ऐसा आवश्यक नहीं है कि जो नया देश औद्योगिकरण करना चाहता है उसे दूसरे देशों से टक्कर लेना पड़े। जो देश औद्योगिकरण करना चाहता है और यदि उसके पास कच्चा माल की उपलब्धता है तो वह दूसरे देशों से आवश्यक तकनीकी सहायता प्राप्त कर औद्योगिकरण कर सकता है, या वह तकनीकी रूप से संपन्न है तो दूसरे देशों से कच्चा माल
आयात कर सकता है। भारत ने इसी प्रकार अपना औद्योगिकरण किया है। आरंभ में बड़े उद्योग लगाने हेतु भारत ने दूसरे देशों से तकनीकी सहायता प्राप्त की थी और आज भारत कई देशों को तकनीकी सहायता, कच्चा माल और तैयार माल निर्यात कर रहा है। प्रश्न 7, डार्विन के सिद्धांतों को किस प्रकार राजनयिकों ने दुरुपयोग किया? क्या दूसरे देशों पर आधिपत्य करने वाले देश ही उन्नति कर सकते हैं? उत्तर, राजनयिकों का सोचना था कि जो शक्तिशाली राष्ट्र होगा वही बचेगा और उन्नति करेगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि संघर्ष जीवन का प्राकृतिक नियम है और विकास के लिए आवश्यक है। शक्तिशाली राष्ट्र अपनी अपनी संस्कृति को उत्कृष्ट समझते थे और कमजोर राष्ट्रों पर शासन करना अपना कर्तव्य मानते थे। ये देश अपने लाभ के लिए सैनिक बल के प्रयोग में कोई बुराई नहीं मानते थे। डार्विन के सिद्धांत को मानने वाले राजनयिक सारी दुनिया पर राज करना चाहते थे और पूरे विश्व में केवल अपनी सभ्यता और धर्म का प्रचार करना चाहते थे। यह सही नहीं है कि केवल दूसरे देशों पर आधिपत्य करने वाले देश ही उन्नति कर सकते हैं। हर स्वतंत्र देश अपने संसाधनों के उपयोग द्वारा शांतिपूर्वक उन्नति कर सकता है। भारत ने विश्व को यह दिखा दिया है कि स्वतंत्रता के बाद से अब तक भारत ने दूसरे देशों पर आधिपत्य किए बिना ही उन्नति की है। प्रश्न 8, क्या उद्योगों के निवेशों में मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाना जरूरी है? अपनी राय दे। उत्तर, हाँ, उद्योगों के निवेशों में मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाना जरूरी है। यदि हम ऐसे उद्योगों का निर्माण करेंगे जिनसे युद्ध व विध्वंस होता है, उससे हजारों लाखों लोगों का जीवन नष्ट हो जाता है और उस उद्योग से मिलने वाला लाभ कुछ ही लोगों को प्राप्त होता है। यदि हम निवेश में मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाते हैं तो उससे ऐसे उद्योग विकसित होंगे जिससे विकास में सहायता मिलेगी, हजारों लोगों का रोजगार प्राप्त होगा और उत्पादन से लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा। इसलिए हमें उद्योगों के निवेश में मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाते हुए मानव मात्र के कल्याण को ध्यान में रखना चाहिए। प्रश्न 9, ब्रिटेन में छपे पोस्टर का अवलोकन करें। इसमें चांदी को गोलियों में बदलने के लिए कहा जा रहा है, ऐसा क्यों है? चर्चा करें। यहाँ पर एक पोस्टर दिया है जिसमें लिखा है, टर्न योर सिल्वर इनटू बुलेट्स एट द पोस्ट ऑफिस। उत्तर, इस पोस्टर में यह दर्शाया गया है कि ब्रिटेन के विस्तृत उपनिवेशों में जो संसाधन है वह उन संसाधनों का प्रयोग हथियारों के निर्माण में करना चाहता है ताकि इन हथियारों की ताकत से वह अपने साम्राज्य और उपनिवेशों का और अधिक विस्तार कर सके। प्रश्न 10, क्या युद्ध का दुष्प्रभाव अमीर और गरीब पर एक सा रहा और युद्ध के प्रति प्रतिक्रिया भी एक सी रही होगी? उत्तर, युद्ध का प्रभाव अमीर और गरीब पर एक सा नहीं रहा। युद्ध के चलते खाद्य पदार्थों एवं आवश्यक वस्तुओं की कमी होने लगी क्योंकि सरकारें ये वस्तुएं अपनी सेनाओं के लिए भारी मात्रा में खरीद रही थी, जिससे सामान्य बाजार में इनका अभाव होने लगा। खाद्य पदार्थ और अन्य जरूरी चीजों की कीमतें दोगुनी हो गई, मगर मजदूरों की वेतन में अपेक्षाकृत वृद्धि नहीं हुई। कारखाना मालिक युद्ध की बढ़ती मांग और बढ़ती कीमतों के चलते अधिक मुनाफा कमाकर मालामाल हो रहे थे, मगर कामगारों की मजदूरी नहीं बढ़ा रहे थे। अस्पताल, चिकित्सा जैसी सार्वजनिक सुविधाएं भी अब युद्ध के लिए उपयोग की जाने लगी, जिस कारण सामान्य नागरिकों को कष्ट उठाने पड़े। इस प्रकार युद्ध का दुष्प्रभाव गरीब लोगों पर अधिक पड़ा। युद्ध के प्रति प्रतिक्रिया भी अमीर गरीब दोनों की अलग अलग थी। गरीब लोगों में युद्ध के प्रति आक्रोश था क्योंकि यह उनके कष्ट और दुखों का कारण था, जबकि अमीर लोगों के लिए यह लाभ कमाने का एक अवसर था। प्रश्न 11, युद्ध के बाद लोकतंत्र का विस्तार क्यों हुआ?
उत्तर, क्योंकि युद्ध के दौरान ही हर देश के लोग यह विश्वास करने लगे कि उनके देश में लोकतंत्र न होने के कारण ही सरकारें इतनी आसानी से इस युद्ध में शामिल हो गई। यदि लोकतंत्र स्थापित होता तो सरकारों को लोगों की सुननी होती और उनकी इच्छा के विरुद्ध ऐसे युद्ध नहीं होते। परिणाम स्वरूप लोकतांत्रिक क्रांतियां होने लगी और यूरोप के कई देशों में साम्राज्य खत्म कर वहां लोकतांत्रिक सरकारें स्थापित हुई। प्रश्न 12। जब महिलाएं कारखानों व दफ्तरों में काम करने लगी तो परिवार और राजनीति में उनकी भूमिका में क्या क्या बदलाव आए होंगे? उत्तर, जब महिलाएं घर से बाहर काम करने लगी तो वे अपने आप को अधिक स्वतंत्र और सामाजिक रूप से जिम्मेदार महसूस करने लगी और अपने हितों व अधिकारों की रक्षा हेतु सचेत हो गई। महिलाओं ने वोट देने का अधिकार और संसदीय प्रतिनिधित्व की मांग की। सबसे पहले ब्रिटिश संसद में 1918 में 30 वर्ष से अधिक उम्र की संपत्तिवान महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। इसके बाद अन्य देशों में भी वयस्क महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। इस प्रकार अब परिवार और राजनीति में महिलाओं की भूमिका बदलने लगी थी। प्रश्न 13। जर्मनी के साथ कैसा व्यवहार हो, इस पर रूस, अमेरिका, फ्रांस और इंग्लैंड के विचारों के क्या फर्क थे? उत्तर, रूस चाहता था कि जर्मनी के ऊपर युद्ध हर्जाना न लगाया जाए और गुप्त संधियां न की जाए। जर्मनी की सहमति के बिना उसके क्षेत्रों को अन्य देशों में न मिलाया जाए। अमेरिका चाहता था कि जर्मनी ने 1870 में जिन क्षेत्रों पर कब्जा किया था वो उन्हें वापस करे और पोलैंड एक स्वतंत्र राज्य बने। विल्सन ने 14 सूत्रीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया। जर्मनी पर आर्थिक जुर्माना नहीं लगाने की बात कही। फ्रांस जर्मनी को स्पष्ट रूप से दोषी ठहराना चाहता था। वह चाहता था कि जर्मनी हर मुल्क को हर्जाना दे। वह जर्मनी को इस तरह से तबाह करना चाहता था कि वह फिर किसी देश पर आक्रमण न कर सके। वह चाहता था कि 1871 में जर्मनी ने जो क्षेत्र फ्रांस से लिए थे उन्हें वह वापस करे। और ब्रिटेन जर्मनी को सामरिक तौर पर कमजोर करना चाहता था, मगर आर्थिक रूप से नहीं। वह चाहता था कि जर्मनी की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो ताकि ब्रिटेन उससे व्यापार कर सके। प्रश्न 14। उपनिवेशों के संदर्भ में इन देशों के बीच क्या असहमतियां थी? उत्तर, रूस किसी भी देश को उसकी सहमति के बिना किसी भी देश का उपनिवेश बनाने का विरोध करता था। अमेरिका सभी देशों को आत्मनिर्णय का अधिकार देने का समर्थन कर रहा था, अतः वह उपनिवेशवाद का विरोध कर रहा था। फ्रांस पूर्व में खोए हुए अपने सभी उपनिवेश वापस प्राप्त करना चाहता था तथा जर्मनी के उपनिवेश छीनना चाहता था। ब्रिटेन यूरोप में अपने उपनिवेश बनाए रखना चाहता था तथा उपनिवेशों को आत्मनिर्णय का अधिकार नहीं देना चाहता था ताकि उसका व्यापार फलता फूलता रहे। प्रश्न 15। ब्रिटेन समुद्री यातायात को सभी देशों के लिए खुला रखने के पक्ष में क्यों नहीं रहा होगा? उत्तर, ब्रिटेन समुद्री यातायात को सभी देशों के लिए खुला रखने के पक्ष में इसलिए नहीं था क्योंकि ब्रिटेन एक औद्योगिकृत राष्ट्र था तथा उसकी शक्तिशाली जल सेनाओं ने सभी मुख्य समुद्री मार्गों पर अपना नियंत्रण कर रखा था, जिससे वह इन मार्गों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से अपार लाभ प्राप्त करता था। यदि समुद्री यातायात सभी देशों के लिए खुला रखा जाता तो ब्रिटेन के व्यापारिक हितों को नुकसान होता। इस कारण वह समुद्री यातायात को सभी देशों के लिए खुला रखने के पक्ष में नहीं था। प्रश्न 16। इस नक्शे में इन हिस्सों को पहचाने जिन्हें जर्मनी ने 1871 में फ्रांस से छीना था और प्रथम विश्व युद्ध के बाद फ्रांस को लौटाया था। यहाँ पर एक चित्र है, मानचित्र सन 1919 के बाद यूरोप। उत्तर,
जर्मनी के पश्चिम में और फ्रांस के पूर्वी भाग में स्थित अल्सास और लॉरेन के क्षेत्रों को जर्मनी ने 1871 ईस्वी सन में फ्रांस से छीना था तथा प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी को ये क्षेत्र वापस लौटाने पड़े थे। प्रश्न 17, यह पता करें कि सार कोयला खदान क्षेत्र कहां पर है? उत्तर, सार कोयला खदान क्षेत्र अल्सास व लॉरेन के उत्तर में तथा जर्मनी के पश्चिम में स्थित है। प्रश्न 18, पोलैंड को समुद्र तक पहुंचने देने के लिए जर्मनी के किस भाग को अलग किया गया है? नक्शे प्रश्न क्रमांक 16 का नक्शा जानकर पहचाने। उत्तर, पोलैंड को समुद्र तक पहुंचने देने के लिए जर्मनी के पूर्वी हिस्से को अलग किया। जर्मनी के पूर्वी हिस्से और पश्चिमी हिस्से के बीच की डेंजिंग पट्टी पोलैंड को दे दी गई। प्रश्न 19, रूस और जर्मनी के बीच कौन कौन से नए राज्य स्थापित हुए? उत्तर, रूस और जर्मनी के बीच पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, लिथुआनिया, एस्टोनिया आदि नए राज्य स्थापित हुए। प्रश्न 20, क्या युद्ध शुरू करने का सारा दोष जर्मनी पर डालना उचित था? उत्तर, नहीं, युद्ध शुरू करने का सारा दोष जर्मनी पर डालना उचित नहीं था, क्योंकि युद्ध के लिए जर्मनी जितना उत्तरदायी था उतना ही उत्तरदायी ऑस्ट्रिया व हंगरी थे। फिर रूस ने सर्बिया को बढ़ावा दिया, जिससे सर्बिया के हौसले बढ़ गए और वह ऑस्ट्रिया के अल्टीमेटम की अवहेलना करने की हिम्मत कर सका। जब सर्बिया ऑस्ट्रिया के बीच युद्ध शुरू हुआ तो बाकी सभी देश फ्रांस, रूस, जर्मनी, ब्रिटेन भी युद्ध में अपने अपने स्वार्थों को पूरा करने कूद पड़े। अतः केवल जर्मनी को युद्ध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। प्रश्न 21, रूस और अमेरिका दोनों ने ही चाहा था कि किसी देश से कोई हर्जाना नहीं लिया जाए। उन्होंने ऐसा क्यों सोचा होगा? इस बात की वर्साई की संधि में क्यों अवहेलना की गई होगी? उत्तर, रूस और अमेरिका दोनों ही देश सभी देशों को आत्मनिर्णय का अधिकार देना चाहते थे तथा सभी देशों की जनता को लोकतांत्रिक अधिकार देने का समर्थन कर रहे थे। रूस व अमेरिका दोनों ही यह चाहते थे कि किसी देश या राष्ट्र को उसकी सहमति के बिना दूसरे राज्य में न मिलाया जाए। दोनों ही यह चाहते थे कि देशों को अपना विकास करने का अधिकार मिले। इसलिए किसी के ऊपर युद्ध हर्जाना न लगाया जाए, क्योंकि युद्ध के लिए सभी दोषी थे। वर्साई की संधि में इस बात की अवहेलना इसलिए की गई क्योंकि वर्साई की संधि पर फ्रांस और ब्रिटेन का सर्वाधिक प्रभाव था और ये दोनों ही देश अपने लाभ छोड़ने को तैयार नहीं थे। विशेषकर फ्रांस जर्मनी से बदला लेना चाहता था और जर्मनी को कमजोर बनाना चाहता था। अतः इसमें फ्रांस के कारण जर्मनी पर भारी हर्जाना थोप दिया गया। प्रश्न 22, वर्साई की संधि विल्सन के सिद्धांतों से कितनी प्रेरित थी और किस हद तक उससे हटकर थी? इस पर कक्षा में चर्चा करें। उत्तर, वर्साई की संधि पूरी तरह से विल्सन के सिद्धांतों से प्रेरित नहीं थी। इस संधि में विल्सन के सिद्धांतों के अनुसार अल्सास व लॉरेन फ्रांस को दे दिए गए। पोलैंड को स्वतंत्र राज्य बनाया गया। सार की घाटी का प्रशासन राष्ट्र संघ को दिया गया और राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। दूसरी ओर विल्सन के सिद्धांतों की अवहेलना की गई। जर्मनी पर हर्जाने के रूप में बड़ी धनराशि क्षतिपूर्ति के रूप में लाद दी गई। जर्मनी पर सैनिक प्रतिबंध लगा दिए गए। राष्ट्र संघ में रूस को आमंत्रित नहीं किया गया। अमेरिका स्वयं राष्ट्र संघ में शामिल नहीं हुआ। जर्मनी को युद्ध का दोषी ठहराया गया। उपनिवेशों का विभाजन विल्सन के सिद्धांतों के आधार पर नहीं हुआ। ऑस्ट्रिया हंगरी का विभाजन गलत तरीके से किया गया। पोलैंड को डेंजिंग तक जाने के लिए गलियारा दिया गया, जिससे जर्मनी दो हिस्सों में बट गया। और प्रश्न 23,
इसका यानी विल्सन के 14 सिद्धांत जर्मनी के आर्थिक पुनर्निर्माण पर क्या प्रभाव पड़ता और वहां लोकतंत्र की स्थापना पर क्या प्रभाव पड़ता? उत्तर, अगर वर्साई की संधि विल्सन के 14 सिद्धांतों से प्रेरित होती तो निश्चित रूप से जर्मनी के ऊपर आर्थिक क्षतिपूर्ति के रूप में इतनी बड़ी राशि नहीं लादी जाती और जर्मनी इस राशि से अपना आर्थिक पुनर्निर्माण कर सकता था। इससे जर्मनी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो जाता और वहां लोकतंत्र की स्थापना होती। जर्मनी पर हर्जाने की राशि लादी गई, जिससे वहां आर्थिक परेशानियां एवं बेरोजगारी पैदा हो गई। इस अस्थिरता का लाभ उठाकर हिटलर जैसे तानाशाह का उदय हुआ और उसने जर्मनी पर किए गए अन्याय का बदला लेने की ठान ली और दुनिया को एक विश्व युद्ध देखना पड़ा। यहाँ पर यह ट्रैक समाप्त होता है। पुस्तक का शेष भाग अगली ट्रैक पर सुनेंगे।